Hello dear students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well at your places. So students, I'm your mathematics educator. Again, I'm here to disturb you, your simple life. और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 5 विच इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यानी कि पहली वाली क्लास में हमने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी थी और इस वाली क्लास में हम एलिमेंट्री शेप्स पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री का मतलब है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि हमें समझने हैं। तो देरी नहीं करते हैं बच्चों और जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पढ़ने वाले क्या है एग्जैक्टली, कुछ पता ही ना हो कि पढ़ने वाले हम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है शेप इज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वे इट इज लेड आउट इन स्पेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन और द मटेरियल इट्स मेड अप ऑफ। शेप कैन बी 2D or 3D. Square, circle, rectangle are few common 2D shapes, whereas spheres, क्यूब, क्यूबॉइड, अ फ्यू कॉमन 3D शेप्स। यानी कि हमने सिंपल सी बात यहाँ पर समझी कि हम शेप्स बोल रहे हैं। और बच्चों देखो शेप वर्ड हमने क्यों यूज करा, क्योंकि इजी अंडरस्टैंडिंग है। आप बोल दो कोई चार खाने वाला कुछ, अब चार खाने वाला आपका स्क्वायर भी है, चार खाने वाला आपका रेक्टेंगल भी, कैसे पता कर पाएंगे कुछ, है ना। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी कि भैया जो हमारे शेप्स है वो हमारी इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम इन शेप्स को डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो आ जाती है आपकी 2D और एक आपकी आ जाती है 3D। तो 2D का मतलब क्या होता है, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशनल है कि आप इसको सिर्फ तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली हमारी शेप में किसी में भी, फेस, एज एंड वर्टेक्स। तो जब हम उसके वर्टेक्स और फेस ही देख पा रहे, एज नहीं देख पा रहे, सो दैट इज रिफर एज योर 2D शेप। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल है, और भी आप इसमें कह सकते हैं रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी 2D शेप। ऐसा नहीं है एंड है, और भी है, बस मैंने आपको दो से तीन एग्जांपल दिए। जब मैं बात करती हूँ 3D की, तो इसका मतलब जो तीनों पार्ट्स है, फेस, एज एंड वर्टेक्स, ये तीनों विजिबल होंगे। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, राइट। तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो आई होप सो आपको शेप समझ में आया, आपको 2D और 3D समझ में आया, और उनके एग्जाम्पल्स क्या थे वो भी समझ में आए। अब आता है मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट्स। यानी कि मैम ये तो पिछले चैप्टर का कुछ हमें कॉन्सेप्ट दे दिया, लाइन सेगमेंट्स। क्योंकि बच्चों हम ये समझ चुके हैं कि जब हम बोलते हैं पॉलीगन, एंड पॉलीगन वी कैन नॉट मेक विदाउट लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है कि जब आपकी कोई भी शेप लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी होगी, दैट इज रिफर एज योर पॉलीगन। तो हमें लाइन सेगमेंट्स तो मेजर करनी आनी चाहिए। अ लाइन सेगमेंट being a part of a line can be measured. It has only one dimensional measure called length that can be represented by a number. Length of a line segment can be compared in the following ways. कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए भी बड़ा है या एक्स भी बड़ा है, तो बस देख रहे हो आप। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिली एग्जांपल है, बट मैं बात करूं कि पेन ज्यादा मोटा है या फिर मतलब पेन ज्यादा बड़ा है या ये बोर्ड ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, मैम क्या बात कर दी, बोर्ड ज्यादा बड़ा है ऑब्वियसली। तो आप ऑब्जर्व करके जब किसी की लेंथ मेजर करो कि ये छोटा है या ये बड़ा है। उसके बाद however the same may not be possible in the figure given below, such figures can be compared by tracing। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेसिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्व जब करते हैं हर किसी की ऑब्जर्वेशन जो है, अगर छोटा मोटा डिफरेंस होता है ना तो वो ऑब्जर्वेशन में कैच नहीं होते, बड़े बड़े डिफरेंस इजिली कैच हो जाते हैं। तो आप ट्रेस करके देखोगे, तो आपने यहाँ पे इसे ट्रेस करा होगा, इसे ट्रेस करोगे आप, और इसे ट्रेस करने के बाद आप सिंपल बता दोगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब हम बात करते हैं कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, तो आप इसे रूरल की हेल्प से भी ट्रेस कर सकते हो। यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर, ट्रेस एक्स वाई एंड प्लेस इट ओवर ए बी टू कंपेयर, इफ द ट्रेसिंग इज नॉट एक्यूरेट इट मे लीड टू इनकरेक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला इतना बड़ा है, आपने कहा इतना बड़ा है, ठीक है, तो आपने वो मेरा हैंड लिया क्योंकि आपका हैंड स्पेन तो अलग हो जाएगा, प्लेस करा। अगर दूसरा वाला भी इतना बड़ा निकला तो इसका मतलब ट्रेस हमने जो किया था वो ठीक किया था। आप पेपर की हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज नो। फिर आप स्केल की मदद से भी ट्रेस कर सकते हो, बट उसमें मेजरमेंट ऑफ रूरल ही आ जाएगा, तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मेजरमेंट यूजिंग अ रूरल, यहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमें बोला गया है कि रूरल की हेल्प से आप इसे किस तरीके से मेजर कर सकते हो। The rural in your instrument box is divided into 15 equal parts, 1 centimeter each of 1 degree and 6 equal parts of 1 centimeter inch each on the other edge. Each centimeter has 10 equal parts. It supports 1 mm. हम ऑलरेडी समझ चुके हैं मिलीमीटर किलोमीटर हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, और यहाँ पर हमें समझाया हुआ है, और अगर प्रीवियस चैप्टर्स और अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी समझ चुके हैं। आप यहाँ पर प्लेस करेंगे अपने रूरल को 0 से, और फिर मेजर करेंगे कि उसका एंड कहाँ पर हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हमने 0 से स्टार्ट किया तो उसका एंड हुआ 8.5 पर, तो इसकी मेजरमेंट होगी 8। ठीक है, 8.5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में भी 8 लेते हैं। हेंस द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज 8.4 सेंटीमीटर, राइट। दूसरे वाले को आप मेजर करोगे तो उससे आप इजिली कंपेयर कर सकते हो। दो मेजरमेंट आपके पास है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बता दोगे। फिर आता है मेजरमेंट यूजिंग अ डिवाइडर। अब डिवाइडर से कैसे यूज कर सकते हैं, आप देखिए आपने अपना स्केल लिया, लाइन पे प्लेस कर रखा है, या फिर आप स्केल लीजिए, आपने वो 4 सेंटीमीटर ओपन करा। येट अनदर वे ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट इज बाय यूजिंग द डिवाइडर। Place the needles of the divider on A and B without disturbing the measurement. Place it on the ruler with one needle at 0. Read where the other needle is false. This distance is the length of AB. आपने अपनी लाइन ली AB, मेजर करा, प्लेस कर दिया उसे अपने रूरल के ऊपर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और जो भी जहां पर उसका एंड पॉइंट आया वही आपकी मेजरमेंट होगी। Hence the length of the line segment AB is 5.2 centimeter और AB is equal to 5.2 centimeter। ठीक है, नाउ ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूरल। ये बहुत इजी टास्क है बच्चों। अगर आपको बोला जाता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आप अपना रूरल लेंगे, पॉइंट प्लेस करेंगे 0 पे, और जितने सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोली होगी वहां तक आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, तो 0 से स्टार्ट करा, 5 तक लेके गए, यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है वो 5 है, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स और एक्सटेंड करने हैं हमें, फर्दर 2 लाइंस तक और जाना है, और ये बन जाएगी आपकी 5.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ओके, और देखते ही देखते बच्चों हम आ गए अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एंड दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.1। तो आपको अपनी नॉलेज करनी है टेस्ट, आप तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ, मार्क 2 पॉइंट्स R and S ऑन PQ, मेजर RS। यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है PQ, मेजरमेंट नहीं दी है, और कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स मार्क कर देना R और S। अब क्या बोला है, R और S, 2 पॉइंट्स R S, और मेजर RS, और RS को मेजर कीजिए कि उसकी मेजरमेंट क्या है। आपको अपना रूरल लेना है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट गिवन है तो मेजर कीजिएगा, और यहाँ पर उसकी मेजरमेंट्स को नोट डाउन कर दीजिएगा। इन द अबव क्वेश्चन वेरीफाई PQ इज इक्वल टू PR प्लस RS प्लस SQ बाय मेजरिंग। अब आप देखोगे कि अगर आप PR को प्लस करते हो, RS को प्लस करते हो और SQ को प्लस करते हो, तो क्या ये PQ के इक्वल आता है या नहीं? यानी कि आपने जो लाइन बनाई है, क्या ये इनकी मेजरमेंट आप जब डिवाइड करे थे तो क्या वो इक्वल हुई या नहीं हुई, इस तरीके से। नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। सो 8.6 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है। रूरल की हेल्प से आपसे 0 से स्टार्ट करना है, और आपको इसे लेके चले जाना है 8 पर, और 8 के बाद जो आपके 5 पॉइंट्स के बाद एक टिल्टेड थोड़ा 6 आएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा ये 8.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। यहाँ समझ में नहीं आएगा बच्चों इतनी डिटेल में, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आपके पास स्केल होगा, वहां पर आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जितने भी लाइन सेगमेंट्स है आपको इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं। नाउ ड्रॉ AB 8.5 सेंटीमीटर, KL and 5.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ अनदर सेगमेंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, यूज अ डिवाइडर। यानी कि एक लाइन आप 8.5 सेंटीमीटर की बनाओगे, एक 5.2 सेंटीमीटर की बनाओगे, जो बाकी की दो हैं उनके अंदर ये जितना डिफरेंस देंगे उसके हिसाब से आप ये ड्रॉ कर दोगे। नाउ यूज अ रूरल एंड ड्रॉ द 3 लाइन सेगमेंट्स AB, PQ एंड CD such that AB is equal to 2PQ minus CD। आपको AB बनाना है, और AB आपका क्या होना चाहिए कि वो ट्वाइस हो, और जब आप उसमें से CD को माइनस करें तो वो AB के इक्वल आए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर मतलब 2PQ माइनस CD, तो AB की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अगर मैं से सिंपल लूं कि मैं यहाँ पे PQ की मेजरमेंट ले रही हूँ 4 और यहाँ पर CD की मेजरमेंट ले रही हूँ 2, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? AB की वैल्यू होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। कि उसके अंदर से हमने क्या करा, उसमें से हमने 2PQ वाली मेजरमेंट निकाली। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा आपका, ये लाइन मतलब PQ A B, और ये आपका हो गया D, और ये आपका हो गया C। कि आप जब PQ का ट्वाइस करते हो और उसमें से CD माइनस करोगे तो ये आपका AB आ जाएगा। ठीक है,
अब आता है यूज अ रूरल एंड ड्रॉ 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी पी क्यू एंड सी डी सच दैट, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, और ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर ही खत्म होती है। तो चलते हैं अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जहां पर हम मेजर करना सीखेंगे कि हमें एंगल को एग्जैक्टली मेजर करना कैसे है। सो मेजरिंग एंगल्स, द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ एन एंगल इज द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच द वन आर्म मस्ट बी रोटेटेड टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ, यानी कि हम बेसिकली समझ के आ रहे हैं कि ये जो है हमारा, समझ लीजिए कि एक्स वाई भी वाई जेड के ऊपर था, और ये पूरी प्लेसमेंट, ये रोटेशन ले रहा है, क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या है कि आपका एक्सिस कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने रोटेशन ली, और इसकी मेजरमेंट क्या होगी ये देखना हमारा मेन वर्क है। So in the given figure, the measure of xy angle xyz will be equal to the extent of rotation by which yz moves to coincide the xz. Now degree of measurement. तो डिग्री ऑफ मेजर में क्या, डिग्री मेजर में हमें क्या समझना है। अ सर्कल इज कंसीडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, वन आउट ऑफ 360 पार्ट इट्स कॉल्ड अ डिग्री, and degree is the standard unit for measuring an angle and it is denoted by symbol degree. तो 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। विदाउट डिग्री आप एंगल्स बता ही नहीं सकते। और हमारे पास टोटल कितनी डिग्रीज है, हमारे पास टोटल 360 डिग्रीज है। और जैसे जैसे ये रोटेशन लेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फिक्स पॉइंट है आपका, क्लॉक का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे कि ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 70 डिग्री तक गया, तो ये हमारा बन गया 70 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये बना हमारा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है मेजरिंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो ये है आपका एक इंस्ट्रूमेंट यू कैन से, या इक्विपमेंट यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर यू कैन मेजर योर एंगल। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टूल। सो ये है आपका इनर स्केल, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, या आपका सेंटर, या आपका बेसलाइन, और जो बाहर की तरफ है वो आपका आउटर स्केल। तो टोटल 4 पार्ट्स हमारे इस प्रोटेक्टर में। द वन सेंटर, जहां पर आपको ये पॉइंट, जो आपका एंगल का पॉइंट है वो प्लेस करना है। बेसलाइन यानी कि जो आपकी नीचे वाली रे होगी आपको उसके इक्वल रखना है। फिर आपका इनर सर्कल, और फिर आउटर स्केल, सॉरी सर्कल नहीं स्केल। Now, protector is an instrument used for measuring an outer scale angle or constructing an angle of a given measure. A protector resembles the capital letter D and is made up of either plastic or metal. It has a baseline with midpoint O and has markings from 0 degree to 180 degree along its curve edge from right to left and from 0 to 180 degree outer scale from left to right. यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जो आपका इनर सर्कल है वो आपका राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, सॉरी आउटर, इनर वाला जो है आपका वो राइट टू लेफ्ट है, इनर राइट टू लेफ्ट, और जो आउटर है वो लेफ्ट टू राइट है। अब यहाँ पर इसे बेसिकली बच्चे डी भी बोलते हैं, ठीक है। डी बोलने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये अल्फाबेट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप इसे, ये प्लास्टिक मेड भी होता है और मेटल मेड भी होता है। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके एंगल्स हैं, आप इसे अपनी बुक में ही ट्राई कर सकते हैं। आपने अपना प्रोटेक्टर लेना है और सेंटर को प्लेस कर देना है एंगल पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसे प्लेस कर दें एंड मेक श्योर कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसे क्रॉस करते हुए जाएगी। अब जहां पे भी ये एंगल, जो आपकी दूसरी रे है एनएम, लाई करेगी, वो आपका एंगल कंसीडर किया जाएगा। और आप कंसीडर करोगे आउटर स्केल की मेजरमेंट को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40.2 पर गया, इसका मतलब 40.2 डिग्री हमारा ये एंगल है। दूसरे वाले केस में भी आप यही करोगे कि यहाँ पर प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द एंगल सच दैट मिड पॉइंट ओ ऑफ द, यानी कि सेम प्लेस करा, बेस लाइन पे मैच होना चाहिए, एंड ऑफ द बेस लाइन कॉन्साइड्स विद वाई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री ऑन वाई जेड, यानी कि वाई जेड से आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करा, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना है, तो राइट ये है और आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे अलोंग द कर्व edge and read the mark coinciding with xy, this number is the degree measure of xyz which is 125 डिग्री। आपको ये देखना है कि अब वो आपका जो एंगल है वो ओपन किस तरफ, मूवमेंट उसकी किस तरफ है। अगर मैं इस वाले एंगल की देखूं तो इस तरफ ओपन हो रहा है, तो मैं आउटर स्केल की रीडिंग को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। यहाँ पर देखो तो वो इस तरफ ओपन हो रहा है, तो मैं इनर स्केल की रीडिंग को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 137 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। सबसे पहले आपको अपना बेस लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, वो उसका बेस लाइन है, आपका बेस लाइन है, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई। अब आपको एक रो ड्रॉ करनी है, वो होगी आपकी एक्स वाई। और जब भी आप एक्स वाई ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, ये आपने अपने इस लाइन पर, लाइन सेगमेंट पर
प्रोटेक्टर को प्लेस करा। अब देखो कि कहाँ पर लाई करेगा आपका 137 डिग्री एंगल। सो ये कुछ प्लेस करेगा आपका यहाँ पर 137, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आएगा, ये पॉइंट आपने जेड ड्रॉ करा और फिर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका 137 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल की, यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हैं जिन्हें हमने नेम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इन ज्योमेट्री एंगल्स कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि जो उनकी मेजरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें क्लासिफाई किया हुआ है। जीरो एंगल यानी कि आपकी स्ट्रेट लाइन है, आ एंगल whose measure is 0 degree called a zero angle when a ray does not move at all we say it has moved, क्योंकि हमने क्या समझा कि 360 डिग्री टोटल एंगल है, जितना हमारी रे मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग हमारी मेजरमेंट आएगी। अब रे ने कोई मूवमेंट ही नहीं करी, वो इसी तरीके से है, वो ऐसे हुई ही नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो 0 डिग्री है। फर्दर आप आ जाता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और इस राइट एंगल को हमेशा हम एल शेप में ही रिकॉग्नाइज सिंबलाइज करते हैं और ये स्मॉल स्क्वायर बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है। एक चीज और देखोगे आप कि इस 90 डिग्री को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। सो ये साइन आपके परपेंडिकुलर का है, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज ओ बी इज परपेंडिकुलर। आप पढ़ोगे ऐसे ऐसे, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर कहा जा रहा है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो आपको समझ जाना है कि ये तो जो लाइन है आपकी, ये क्या कर रही है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेट एंगल पर। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री कॉल अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि जो आपका एंगल था, आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये आपकी दो रेज हैं, जब ये एंगल पूरा आधी रोटेशन लेकर इस तरीके से खुल गया कि इसने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, तो ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। टू राइट एंगल्स मेक वन स्ट्रेट एंगल, 90 प्लस 90। आधा मतलब पहले ऐसे था, ऐसे सीधा खड़ा हुआ तो 90 डिग्री, और फिर पूरा ऐसे फ्लैट हो गया तो ये आपका बन गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जब जो भी मेजरमेंट आपकी 90 डिग्री से कम होगी, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट है, अब ये बेंट हो गया है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स रे, राइट। तो ये आपका रिफर होगा एज द एक्यूट एंगल, मींस 90 डिग्री से छोटे नंबर्स आपके। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है बच्चों जब आपकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा होगी, ठीक है। सो दोज आर रिफर एज योर ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल, यानी कि उसने पूरा सर्कुलर रोटेशन ले लिया, पूरी रोटेट हो गई, तो वो बन जाएगा आपका 360 डिग्री, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारी जो टोटल डिग्रीज होती है वो कितनी है, वो 360 है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि उसने प्रॉपर पूरी रोटेशन नहीं ली है, ठीक है, उसने 180 डिग्री से ज्यादा की रोटेशन ले ली और बीच में आके रुक गया 180 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर प्लेस में, ठीक है। अगर ऊपर तक चला जाता तो कंप्लीट रोटेशन हो जाती, मींस जो 180 डिग्री से ज्यादा के एंगल आपके होंगे वो आपके बन जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर सीधी सी बात हम समझे, हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा 0 डिग्री, तो इसे तो जीरो एंगल ही कह रहे हैं। अगर आता है 90 डिग्री तो ये हो जाएगा राइट एंगल। अगर आता है 180 तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट। अगर आपका आ जाता है मोर देन 180, मोर देन 180 आप 200 ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री के बेसिस पे जो दो चीजें हमने देखी है वो देख लेते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज है। अगर मिनिमम यानी कि छोटे एंगल होंगे तो यानी कि स्मॉलर, यू कैन ऑल्सो से स्मॉलर, तो वो हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल। और अगर लार्जर होंगे या ग्रेटर होंगे तो ये आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन ही ले लिया तो ये बन जाएगा आपका 360 डिग्री एंगल, यानी कि आप इसे कह दोगे कंप्लीट एंगल, ठीक है बच्चों। तो ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई होप सो ये आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। नेक्स्ट तो अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा से समझिए और फिर एक्सरसाइज की तरफ हम चलेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हमें क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा है तो क्या होगा, एक्यूट होगा। 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से छोटा है तो ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, और 90 डिग्री का है तो ये बन जाएगा आपका राइट एंगल। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सारे एंगल्स को क्लासिफाई कर दोगे। अब एंगल एंड डायरेक्शंस, एंगल और डायरेक्शंस को कैसे हम लिंक कर सकते हैं, मतलब
सो ये देखिए, द एरो डायग्राम शोन हियर रिप्रेजेंट द फोर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज रोटेशन करी, क्लॉकवाइज मींस मूविंग द डायरेक्शन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि हमने राइट से शुरू करा और हम लेफ्ट की तरफ गए, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बट अगर हमने इसका वाइस वर्सा कर दिया कि लेफ्ट से शुरू करा फिर राइट की तरफ गए, तो वो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। When we stand facing north and take 4 right turns, we complete one revolution. So one revolution is one complete angle, which is 4 right angles or 2 straight angles. यानी कि उसमें चार, जब हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, 4 टर्न करे हमने यानी कि कंप्लीट रोटेशन करी, तो इसमें आएंगे आपके 4 राइट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स। द सेम हैपेंस व्हेन वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मूवमेंट तो हमारी वही है ना। द फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 राइट टर्न्स एज गिवन। सो 1 राइट टर्न का मतलब क्या है कि वो 1/4 मूव करा, नॉर्थ से वो ईस्ट की तरफ गया। जब हमने कहा 2 राइट टर्न्स, तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया। जब हमने कहा 3 राइट टर्न्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ एंड साउथ टू वेस्ट। एंड फर्दर जब हम कह रहे कंप्लीट रोटेशन करा, यानी कि उसने नॉर्थ से स्टार्ट करा और फिर वो नॉर्थ पे ही आकर खत्म हो गया। ठीक है। नाउ एंगल्स ऑन फेस ऑफ अ क्लॉक, यानी कि अब हम ये समझेंगे कि जो एंगल्स है ना फेस पे। बच्चों ये वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि हम सीधे चल रहे हैं फिर हमने टर्न कर लिया, तो बताओ कि हम कौन से एंगल पे पहुंचे। तो इस तरीके से अब आता है वन राइट एंगल। वन राइट एंगल का मतलब क्या है कि जब हम 12 से 3 पे गए तो हम पहला अपना राइट एंगल फॉर्म करते हैं। फिर जब हमने कहा कि हम 12 से 6 पे गए तो हमने 2 राइट एंगल्स ले लिए, तो ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन गया। और जब हम 12 टू 9 पर गए तो हमने 3 टर्न ले लिए, राइट, तो ये हमारा बन जाएंगे 3 राइट एंगल्स। और अब बच्चों हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 5.2 पर, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स बाय ट्रेसिंग एंड यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर लेना है, इन्हें ट्रेस करना है, इन्हें मेजर करना है और फिर इजिली बता देना है कि कौन सा एंगल आपका बड़ा है। नाउ मैच द फॉलोइंग। 0 डिग्री, 42 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल, 127 डिग्री मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। और जो बाकी के बचे हुए हैं तो वहां पर आपको बताना है कि कौन से होंगे। ठीक है। नाउ थर्ड, अ माउस ran around the clock 3 times. How many revolutions did it make? How many straight angles and right angles did it cover with reference to the starting point? 3 times बोला है तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 3 आपके राइट एंगल्स होंगे और 2 आपके स्ट्रेट एंगल्स होंगे। तो हाँ, 2 ही आपके स्ट्रेट एंगल्स होंगे, क्योंकि रोटेशन आप देखिए ये इस तरीके से कुछ मूवमेंट है कि पहले आप यहाँ गए फिर आप यहाँ गए, ठीक है, और फिर आप यहाँ गए, तो 3 आपने लिया तो एक स्ट्रेट एंगल होगा, सॉरी 2 नहीं होंगे, एक स्ट्रेट एंगल है आपका और 3 आपके 90 डिग्री के एंगल। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ कंप्लीट रिवोल्यूशन अलोंग विद द डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अलोंग विद डिग्री बोला गया, तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और टोटल डिग्रीज कितने होते हैं हमारे पास 360 डिग्री। इसे अगर सिंप्लीफाई करती हूँ मैं तो मेरा आंसर आएगा 1/4। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री की मूवमेंट हुई, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, बेसिक थोड़ा सा स्लांटिंग है पर स्ट्रेट है, तो 180 अपॉन 360 सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा 1/2। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अब देखो यहाँ पर है ना पूरा रोटेट करके बताया, मीन्स 90 3 टाइम्स हुआ है, 90 प्लस 90 प्लस 90 इट्स इक्वल टू 270, 3 to 12 गए हैं हम, ठीक है। सो 270 अपॉन 360, तो ये आपका जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3/4, ठीक है। बाकी 3 के लिए भी आपको यहाँ पर इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नाउ ड्रॉ एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ड्रॉ आप खुद करेंगे, क्लासिफाई करने में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये आपका एक्यूट एंगल है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, बस दिमाग में ये चीज रखनी है 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज, ठीक है। फिर अगर 180 स्ट्रेट एंगल से बड़ा तो आपका रिफ्लेक्स, और राइट एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस की। जो भी क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में मैंने नहीं करे हैं वो आपके लिए छोड़े हैं बच्चे मैंने, तो वो आपको करने हैं, अच्छी तरीके से करिएगा। कोई भी डाउट हो तो दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझिएगा फिर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, कि जब भी दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी, हमने सिंबल भी समझा था अभी,
तो उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। When the angle between two intersecting lines is 90 degree, the lines are said to be perpendicular, and this is the symbol used to represent perpendicular lines. So the capital letter E has lines in it, यानी कि आपकी जो AP लाइन है वो CD के परपेंडिकुलर है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो if P is the midpoint of CD and AB is perpendicular to CD, passes through P, AP will be the perpendicular bisector of CD. Bisector का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को, या ये वाली लाइन जो है लाइन L और लाइन M, यानी कि आपकी लाइन M लाइन को दो इक्वल हिस्सों में काट रही है, और उसके साथ साथ जो दो इक्वल हिस्से आपके पास आ रहे हैं वो जब कट रही है तो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, और ये जब क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करके कट रही है तो ये बन जाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चों हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज 5.3। सो गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम योर इमीडिएट सराउंडिंग। तो बस आपको देखना है अपने आसपास बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, प्लस का साइन हो गया या फिर कोई वॉल इंटरसेक्ट करती जा रही है, आपको प्लस का साइन नोटिस करना है। जहां जहां पे जिन जिन केसेस में प्लस का साइन फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी होंगी। उसके बाद बाइसेक्टर भी ना हो तो परपेंडिकुलर तो 101% होंगी। टिक द बॉक्स इफ द गिवन letter has perpendicular lines in it। अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर है, J में नहीं है, E में है, तो इस तरीके से बच्चों आप देख के बताओगे कहां कहां पर आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर लाइंस है या नहीं है। Which of the following have a perpendicular lines edge of a ruler? Not possible, क्योंकि क्रॉस नहीं होगा ना। नाउ अब आते हैं रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस में अगर 90 डिग्री का मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करें तो पॉसिबल है, बट वो मोस्ट प्रोबेबली कर्वली ही वो करती है। एंड इक्वल टू साइन नॉट पॉसिबल। एज ऑफ अ टाइल हाँ कर सकती है। टेलीमार्क्स विद फ्रीक्वेंसी 2 ना। एज ऑफ अ डोर यस, एज ऑफ अ डोर में हो सकता है। ठीक है, बैडमिंटन चार, ये आपको चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, यानी कि जो AC है वो BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सो आपकी AO इज परपेंडिकुलर टू DB, OC इज परपेंडिकुलर टू अगेन DB। इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे OAC। DO इज परपेंडिकुलर टू AC। तो इस तरीके से आपको ये मेंशन करनी है, और भी लाइंस आएंगी सब बतानी है आपको। व्हाट विल बी द पॉइंट OB? सो O आपका क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि दो लाइन वहीं पे तो इंटरसेक्ट करी, तो O आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको कह सकते हो। ठीक है, बाइसेक्टर है वो। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जहां पर हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को आप सिंपल से समझिए, यानी कि 3 एंगल 3 साइड्स, दो ही मेन चीज है ट्राइंगल के अंदर। क्या दो मेन चीज है वो? पहला उसकी साइड्स और दूसरा उसके एंगल्स। तो इन्हीं दो बेसिस पर हम इन्हें फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन इट्स साइड्स, तो साइड्स में हम क्या देख लेंगे ज्यादा, तीनों की तीनों इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स, कोई भी इक्वल साइड नहीं, तो यही हमारा आ गया। जब हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, सो स्केलन ट्राइंगल इस घर का सबसे जिद्दी बच्चा है, जिसने मना कर दिया है कि मैं कोई भी बात नहीं मानूंगा। इसी वजह से इन तीनों साइड, जो हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड है, वो इक्वल नहीं होती है। So a triangle having three unequal sides it's called a scalene triangle. Next, isosceles triangle. ये घर का वो मंझला बच्चा है, कह रहा है थोड़ी आपकी भी मान लूंगा, थोड़ी अपनी भी मान लूंगा, पर ये है मेरी वो कंडीशन कि सिर्फ मैं दो साइड्स को ही इक्वल रखूंगा, तीसरी वाली को इक्वल नहीं रखूंगा। So a triangle having two equal sides it's called an isosceles triangle. अब ये है घर का सबसे बड़ा बेटा, अब ये कह रहा है कि जो भी आप कहोगे वो मैं मान ही लूंगा, तो ये बन जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle having all three sides which is equal to each other that is referred as your equilateral triangle. अब ये तो बात थी हमारी साइड के बेसिस पर। अब एक और क्लासिफिकेशन आ गया, तो घर के 3 बेटे थे, अब घर की 3 बेटियां आ रही हैं, वो आप यहाँ पे कहानी में समझ लीजिए कि वो आपके एंगल है। तो अब जो सबसे कम खर्चीली बेटी है तो वो बन जाएगी आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसके जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप जितने एंगल देखेंगे, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन द ट्राइंगल इट्स कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो कम खर्चीली से आप ये समझ सकते हो कि 90 डिग्री से कम वाला एंगल। उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो घर की सबसे छोटी बेटी है और ये कह रही मैं खूब खर्चा करूंगी,
तो इसमें हमने क्या समझा कि जो यहाँ पर होंगे वो 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल होंगे हमारे पास. सो इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो ये आपका क्या बन जाएगा. और बच्चों इसमें एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब हम कह रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो बच्चों सिर्फ एक ही एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा. अगर तीनों एंगल मोर देन 90 डिग्री हो गए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट हमें तीनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री प्रूफ कराना है ना. अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर, और ये कह रहा है ना ज्यादा खर्चा करूंगी ना कम खर्चा करूंगी, मॉडरेट करूंगी, यानी कि इसमें हमारे एंगल्स हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन द सेम पॉइंट, एक ही एंगल आपके 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट आपको 180 डिग्री इनका एश्योर दिखाना है. ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल की बात हम क्या समझे कि a line segment that joins the vertex of a triangle to the midpoint of the side opposite to it, it's called a median of a triangle. A triangle has exactly 3 medians, यानी कि आपका ये vertex A है, ये joint यहाँ पे connect हुआ, ठीक है, BC पर, तो ये हो गया आपका M point. हर एक वर्टेक्स अपनी लाइन आगे कंटिन्यू करेगा. जब लाइन सी आगे जाती है तो उसके अपोजिट लाइन कौन सी है, ए बी, तो ये आपका एल पॉइंट. बी के लिए इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, तो ये आपका एन पॉइंट. सो यहाँ पर इन द गिवन फिगर एन एम एल आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी एम सी इज ऑलवेज साइड ए सी बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, हेंस ए बी बी एन परपेंडिकुलर. आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो आपके मीडियंस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं. तो जब भी ये जो अपने वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे. अब आ जाती है बात एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड को कभी कभी हम हाइट से भी रिफर कर लेते हैं, ठीक है. So a perpendicular which is drawn from a vertex of a triangle to its opposite sides is called an altitude of a triangle. A triangle has three altitudes. So यहाँ पर आपको यही समझना है कि यहाँ पर भी अपोजिट वर्टेक्स की जो भी साइड होगी, सी के अपोजिट ए बी, बी के अपोजिट आपकी ए सी, तो वहां पर आपके एल्टीट्यूड फॉर्म होंगे और ये भी आपके परपेंडिकुलर होंगे. एक इनमें डिफरेंस ये होता है, ये आपको मुझे बताना है कि डिफरेंस होता भी है नहीं होता, कि मीडियन और एल्टीट्यूड में जब कोई अपने वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड पर जाता है तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. अब ये बच्चों एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप देख के मुझे बताइए क्या जो मैं कह रही हूँ वो सही है या फिर नहीं है. अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि सारे एंगलों को बुला लो और उनसे कह दो कि अब सम कर लेते हैं, यानी कि अब उन्हें क्या करना है, उनको हमें ऐड करना है. बट कंडीशन क्या है कि उनका जो एडिशन होगा इट ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये वो वाले दोस्त है कि पार्टी तो कर लेंगे हम पर पैसे इतने ही देंगे, ठीक है. तो इनका अमाउंट कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा. इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों. द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्स को बुला लीजिए और हर एक रेशियो के साथ एक्स को कंटिन्यू कीजिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे कंसीडर कर लेंगे 1+2+3 इज इक्वल टू 6. अब आप 180 डिग्री से 6 को डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा. तो 6 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो पहला एंगल क्या होगा 30, दूसरे एंगल की वैल्यू दी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इट मीन 60. तीसरा एंगल दिया है 30, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 90. तो और एंड ऑफ द मोमेंट आप चेक करोगे तीनों का सम 180 डिग्री ही आएगा. ठीक है. और बच्चों अब पहुंच गए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर विच इज 5.4. तो आप सब अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो यहाँ पर जहां पर साइड मेंशन की है वहां पर आप इजिली बता दीजिए. देखिए दो इक्वल है तो इसका मतलब आइसोसेलेस होगा आपका ये. ठीक है. यहाँ पर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो ये आपका स्केलन होगा. यहाँ पर आपको मेंशन किया है एक सिंबल विच इज रिप्रेजेंट द 90 डिग्री एंगल. इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आप इस तरीके से बाकी जो आपको ट्राइंगल यहाँ पर दिए उन्हें मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद आता है ड्रॉ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके का एक एंगल फॉर्म करके दिखा सकते हैं. ये बन जाएगा 90 डिग्री. सो यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ भी गया और इसमें से सिर्फ दो ही साइड्स आपके इक्वल होंगी, तो इसे ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, इसे भी ले लीजिए 5 सेंटीमीटर और इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए 6 कर दीजिए 8 कर दीजिए. ठीक है. एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है तो 90 डिग्री से
ज्यादा का आप इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, बाकी के दो बच्चों आप खुद करोगे। नाउ ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, एल्टीट्यूड फॉर्म करना है, तो ये आप अपोजिट साइड पे जाएंगे और ये बन गया आपका एल्टीट्यूड, इसे आप दे दीजिए नाम एन। सी के लिए जाएंगे आप इधर, इसे नाम दे दीजिए आप एम, और ए के लिए जाएंगे आप इधर, यहाँ दे दीजिए एल। इस तरीके से आप इन्हें एल्टीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं, तो विच इज वेरी इजी फॉर यू। नाउ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इन द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10। अब जब आप 1/10 करेंगे डिवाइडेड बाय 18, तो आपका आंसर 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। 2 के लिए आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 360। फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो कैलकुलेशन कर आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 40 डिग्री एंड 65 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 40 + 65 इज इक्वल टू 105। तीनों एंगल्स का सम हमें पता ही है 180 डिग्री, तो तीसरे वाले को निकालना बहुत इजी, आप इसे जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस नॉलेज को टेस्ट करना है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़े हैं आपके लिए, वो आपको ट्राई करने और आइडेंटिफाई करने कि आप उन्हें अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू एक्सरसाइज। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।